बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज और रूटीन प्रैक्टिस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा विद रेसिटेशन ऑफ होली कुरान, और उसमें मैं रेफ़र करूँगा आज सूरह हूद को, जिसकी आयत नंबर 6 है। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लु फ़ी किताबिन मुबीन। और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे पर ना हो, और वो हर एक के ठिकाने और सुपुर्द किए जाने की जगह को भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हर एक के बारे में, अल्लाह को इल्म है, हर चीज़ के बारे में वो जानता है। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब यानी लोहे महफूज में मौजूद है। हम सारी उम्र हमारी इसी तगदो में लग जाती है कि अपना कैरियर बनाएं और रिस्क की तलाश के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस अपग्रेड करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इस आयत में कितनी बेहतरीन अंदाज में कि अल्लाह ताला ने इंसान का रिस्क उसके ज़िम्मे है और उसने लिखा हुआ है। तो जब तक अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते, जब तक इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म ना करे। तो ये तकरीबन 16 वेज़ हैं जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला रिस्क इंसान का ज़्यादा करता है, उसमें बरकत डालता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस रेफरेंस में आपको बताने का मकसद ये था कि आप हमेशा यही रखें कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है और वही कामयाबियाँ देता है। आपने बस फोकस रखना है अपनी स्टडीज़ के ऊपर और अपने फ्यूचर के ऊपर। अच्छा, कम टू द पॉइंट, फ्यूचर नहीं, ऑब्जेक्टिव्स पर, जो आपके टारगेट्स हैं उनके ऊपर। मैंने आपके साथ लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि इक्विटी बिज़नेस को, ठीक है, और इक्विटी बिज़नेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया कि इक्विटी बिज़नेस जो है वो आपको अमाउंट ऑफ मनी, द ऑनर ऑफ एन एसेट वुड पेड आफ्टर सेलिंग इट एंड डेट्स एसोसिएटेड विद द, यानी जो ऑनर ऑफ द बिज़नेस है, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस अभी आपने रिसेंटली सुना है रतन टाटा जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हेड थे, वो अभी मतलब ये पास्ट अवे, तो फोत हो गए थे। तो उनका सारा जो बिज़नेस में वर्थ थी वो उनकी इक्विटी थी, ठीक है ना। उनके शेयर्स उन्होंने जो मार्केट में फ्लोट किए थे कंपनीज़ के, वो उसके ऑनर थे। तो हमने इक्विटी बिज़नेस के बारे में पढ़ा, इक्विटी के बारे में पढ़ा। इक्विटी क्लेम को कहते हैं। इक्विटी द मेन सोर्स ऑफ कैपिटल है। ये कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए, राइज करने के लिए होता है। ये सपोर्टिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, और डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ के लिए भी इक्विटी यूज़ की जाती है। फिर हमने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल को, कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल को, और हमने ये जानने की कोशिश की कि इक्विटी की कौन सी स्टेज में, बिजनेस लाइफ साइकिल की स्टेज में फर्म्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं, वो वेंचर कैपिटल करते हैं, कौन सी स्टेज पर ग्रोथ कैपिटल, और वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर वो लिवरेज बाय आउट करते हैं। तो ये हमने एक लाइफ साइकिल की डिस्कशन की और मुझे खुशी है कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्ड दिया। फिर इसके बाद हमने इस स्टेजेस को डिटेल में पढ़ा कि उस कौन सी स्टेज पर कौन सा जो इक्विटी रेज़ करने के लिए, कैपिटल रेज़ करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस की थी इन 6 स्टेजेस में। फिर हमने डिस्कस किया था इक्विटी मार्केट को, जहाँ पर ये डील करते हैं। तो ये इक्विटी मार्केट को हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि ये कैपिटल राइजिंग के लिए या लिक्विडिटी के लिए या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए की थी। और इसमें मैंने आपको एक रीडिंग असाइनमेंट दी थी, हिस्ट्री ऑफ इक्विटी मार्केट। फिर इसके बाद हमने इक्विटी मार्केट के हवाले से मज़ीद कहा कि ये 2 तरह की मार्केट्स होती हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। ठीक, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जिसमें फ़र्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जहाँ पर ऑलरेडी इशूड शेयर आपस में बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। फिर हमने इसके बेनिफिट को का स्टडी किया कि इससे क्या फ़ायदा है। तो इससे ये है कि कैपिटल का जो साइड है वो इंक्रीज़ करता है, उसमें बढ़ोतरी आती है, उसमें इजाफा होता है। वो क्रेडिबिलिटी को इन्हांस करता है, जिसकी कैपिटल या इक्विटी अच्छी होगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी, मार्केट वर्थ भी ज़्यादा होगी, उसकी लिक्विडिटी फॉर शेयर होल्डर्स भी ज़्यादा होगा। लोग आपस में बाइंग एंड सेलिंग, जिस मैंने ये सेकेंडरी मार्केट में कहा था
कि लोग आपस में बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, तो वो बाइंग एंड सेलिंग भी अच्छा होगा। और नो रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी जो डेट है उसकी इक्विटी उस तरह नहीं है। आपने अगर इक्विटी किसी के साथ को इशू की तो उस पर आपको फिक्स अमाउंट नहीं देनी पड़ती, ठीक है। तो ये इक्विटी शेयर के ऊपर हमने डिस्कस किया था। अच्छा, इसके अलावा जो है हमने फिर डिस्कस किया था कि इसमें रैशनल क्या हैं। तो ये 10 टाइप्स ऑफ रैशनल हमने पढ़े जिसके लिए इक्विटी की जाती है, ठीक है। रेजिंग कैपिटल, इक्विटी मार्केट में जाया जाता है। तो ये है कि बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा हो तो उसके लिए हम इक्विटी मार्केट में जाते हैं, डेट रिडक्शन के लिए जाते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशन के लिए जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। तो ये वो रीजंस हैं, रैशनल हैं जिनकी वजह से एक कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में जाया जाता है और वहाँ पर इक्विटी ऑफर की जाती है। फिर हमने कहा कि की कंसिडरेशन कौन कौन सी हैं। तो हमारे सामने ये कंसिडरेशन हैं जिनकी हमने डिस्कशन की थी डिटेल, कि जिनकी वजह से हम इक्विटी मार्केट में जाते हैं, ठीक है। जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, वैल्यूएशन है, मार्केट कंडीशन है, इन्वेस्टर डिज़ायर है, रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, डाइल्यूशन ऑफ ऑनर है, डेट कोवेनेंट्स हैं, यूज़ ऑफ प्रोसीड्स और एग्जिट स्ट्रेटजी। ये हमारे पास 10 हैं, ये हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीक में। फिर मैं आपके साथ डिस्कशन की कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, वो हमने आईपीओ को डिस्कस किया। और आईपीओ को, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के इसके बारे में नॉलेज भी था। ये 6 स्टेप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि ये स्टेप्स जो है कंप्लीट एक करती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। और फिर इसमें मैंने एक आपको ये इसके साथ जो डिस्कशन थी वो हमने डिस्कस की थी। और मैंने आपको ये मतलब ये सारा आईपीओ के साथ एक पेपर था जो कि मैंने रीडिंग असाइनमेंट भी दी थी कि आपने ये पढ़ना है कि कौन कौन सी टाइप्स के आईपीओज होते हैं और किस वक्त इशू की जाती हैं। और पाकिस्तान में जो आईपीओ को इशू करने का और उसको परचेज़ करने का शेयर का तरीक़ेकार है, वो एक लिंक भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। अब आ जाते हैं कि इक्विटी बिजनेस में प्राइसिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स, वो डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो 3 मेजर या मेन जो टेक्निक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। वेल नोन जिसे कहेंगे कि वो टेक्निक्स हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, एवेल्यूएटिंग स्टॉक्स एंड डिटर्मिनिंग ऑप्टिमल प्राइस एट विच इन्वेस्टर कैन बाय और सेल शेयर, ठीक है ना। वो शेयर क्या है, बेसिकली इक्विटी है। तो इक्विटी को बिजनेस इक्विटी को बाइंग एंड सेल करने के लिए उस स्टॉक को, उस डॉक्यूमेंट को, उसको वैल्यू देना और उसको डिटरमिन करना उसकी प्राइस को, ये हम इसमें टेक्निक सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकर कैन प्रोवाइड इन्वेस्टर, क्योंकि वो इन्वेस्टर बैंकर जो होते हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, तो वो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं इन्वेस्टर्स को करेक्ट एडवाइस ऑन स्टॉक ट्रेड। जिन स्टॉक ट्रेड के बारे में, मतलब जो शेयर्स हैं, अब आप स्टॉक मार्केट पे गए और आपके पास डिफरेंट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, तो इन्वेस्टर बैंक जो हैं वो बैंकर्स जो हैं वो कंपेल करते हैं, कन्विंस करते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कि आप कौन सी कंपनी का शेयर ख़रीदें, उनकी शेयर प्राइस ज़्यादा होगी कम होगी। तो वो उसको ऐसे ही नहीं कह रहे होते, वो उसकी प्रॉपर पीछे क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं और उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं और एक फिगर्स हैं वो शो करते हैं कि देखें इसकी वजह से ये शेयर्स फ्यूचर में ज़्यादा होंगे, तो वो उनको एडवाइस करते हैं। उसके बाद फिर इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें उसने कहा कि स्टॉक ट्रेड्स करने के लिए, मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए या इक्विटी ऑफरिंग जो डिफरेंट है उसके लिए ये टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। 3 मेजर यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। स्टॉक ट्रेड करने के लिए बाइंग एंड सेलिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन जो पहले भी हम डिस्कस कर रहे हैं और लेटर ऑन हम इसको पूरे चैप्टर ये डिस्कस करेंगे। और फिर इसमें है इक्विटी ऑफरिंग, यानी फर्स्ट टाइम जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है तो वो भी इसमें शामिल है। अब इसकी प्राइसिंग टेक्निक कौन सी है, तो पहले मोस्ट वेल नोन जो टेक्निक है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वैल्यूएशन में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी ये इंक्लूडेड है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को भी जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें भी ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पहले पढ़ी हुई है, ये आपके लिए नया नहीं है ये डिस्कशन। फिर इसी तरह डिविडेंड डिस्काउंट्स मॉडल है, बहुत बेहतरीन इसमें डिस्कशन की गई है, इसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे।
और फिर इसके बाद मोस्ट नोन जो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये भी हम डिस्कस करेंगे और आर्बिट्राज। तो हमारी ये डिस्कशन ये जब 4 कंप्लीट हो जाएंगे और तो इसके बाद हमारा ब्रेक आ जाएगा और हम फिर नेक्स्ट सेशन में जो है दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है और आपको ये एडवाइस है कि आप जो हैं जब मैं ये डिस्कस करूं, क्योंकि वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लास, मैं एक्सेल को बेस बनाऊंगा और एक्सेल पर आपको कैलकुलेट करके दूंगा, तो आपको भी मैं थोड़ा ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में एक्सेल शीट्स नहीं होंगी तो आपने इसको मैनुअली कैलकुलेट करना है, तो आप अपने पास पेन रजिस्टर और साथ में कैलकुलेटर रखें ताकि आप उस फार्मूले को लिखें और उसके साथ साथ उसको कैलकुलेट करें। नहायत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आपको, और आप आसानी से ये कर लेंगे और ये बोनस मार्क्स होंगे आपके पेपर के लिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से ये अच्छा, इसमें हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो का एनालिसिस है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है? रिलेट द वैल्यू ऑफ एन एसेट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द एसेट्स। अब आप देखें आपके सामने एक जगह पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ बिजनेस, फिर उसके ऊपर सी एफ मीन कैश फ्लोज, ठीक है। एक जगह पे लिखा हुआ है कैश फ्लोज और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है आपके सामने अच्छा, दूसरी जगह पर आपके सामने लिखा हुआ है कि कैश फ्लोज हैं और इसके साथ यहाँ पर प्लस कैश फ्लो, दिस मीन्स के इसका मतलब ये है कि आपके जो कैश फ्लोज हैं वो कैश फ्लोज जो हैं वो फ्यूचर में आपको कैश इनफ्लोज आनी है, ठीक है ना, ये फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं। अच्छा, फिर इसके साथ टर्मिनल वैल्यूज का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी ये जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है ये कैश फ्लोज जो हैं ये यकजा होकर आपको जो वैल्यू मिलेगी ये वो होगी। तो मैं ज़रा इसकी ओके, फिर दिस अप्रोच हैज सॉरी इसकी डेफिनेशन बता दें दोबारा, समझ नहीं आई। डेफिनेशन ये है कि द वैल्यू ऑफ एन एसेट टू द प्रेजेंट वैल्यू, यानी आपको जो शेयर्स हैं, आपने किसी कंपनी की इक्विटी शेयर्स को परचेज किए तो उस शेयर की वैल्यू फर्स्ट ईयर से लेकर लेट से 5 ईयर के तक आपने लिए, तो फर्स्ट ईयर की कैश इनफ्लो जो आ रही है उससे, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, 4 ईयर की, यानी ये जो 5 ईयर्स की इनफ्लोज हैं उन सारों को आपने डिस्काउंट करना है, उसको आज की डेट पर कैलकुलेट करना है। तो ये डिस्काउंट जो हम करते हैं इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये नीचे आपके सामने 1+R है, तो ये डिस्काउंट रेट आपको गिवन होगा, इसकी मदद से आपने ये कैलकुलेट करना है, सही। तो ये एज सच इतना डिफिकल्ट नहीं है, मींस कि ये आपको CF की जो यहाँ पर गिवन है, CF1, CF2, CFN नंबर, ये ज़रूरी नहीं है 5 हों, ये 10 भी हो सकती हैं, 30 साल भी हो सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी के साथ बॉन्ड्स परचेज किए, तो उनको बॉन्ड परचेज करने के लिए 30 ईयर बॉन्ड्स, तो 30 ईयर्स तक उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा और कैश इनफ्लोज भी मिलेगी। तो उसकी जो फर्स्ट ईयर में होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी, यानी 1 साल बाद जो पैसे मिलेंगे उसकी आज वैल्यू क्या होगी, वर्थ क्या होगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद जो पैसे मिलेंगे उसकी आज क्या वर्थ होगी। जिस तरह आप मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमने एजुकेशन के लिए इंश्योरेंस करानी है, तो 5 ईयर प्लान लिया, तो 5 ईयर प्लान, अब वो कह रहे हैं हम आपको 1 मिलियन देंगे आफ्टर 5 ईयर, अगर आप हमें मंथली बेसिस पर लेट से 20,000 देंगे तो हम आफ्टर 5 ईयर 1 मिलियन आपको देंगे। तो इसमें ये बताया गया है, इसमें ये कहा गया है कि ये जो इसमें ये बताया गया कि ये जो 5 ईयर लेटर आपको पेमेंट मिलेगी उसकी आज क्या वर्थ होगी, 1 मिलियन की आज क्या वर्थ है, वो कितने पैसे बनते हैं आज के हिसाब से, जो पैसे आपको इतना इंतज़ार करके 5 साल बाद मिलेंगे उसकी आज क्या वर्थ होगी, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसको कहते हैं
द प्रेजेंट वैल्यू आज उसकी क्या वैल्यू है, वर्थ क्या है, ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। वो पैसे जो आपको एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है कि भाई हो सकता है आपको फ्यूचर में ये पैसे मिलेंगे, तो वो जो पैसे मिलेंगे उसकी आज क्या वर्थ होगी। तो ये फाउंडेशन है हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द एसेट, ये जो हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्कस था, वैल्यूएशन में डिस्कशन की थी, तो उसके में का कंटिन्यूएशन। अब मैं थोड़ा रिकॉल करता हूँ आपको, मैंने इक्विटी वैल्यूएशन में दो चीज़ों को डिस्कस किया था, इक्विटी वैल्यूएशन और फर्म वैल्यूएशन को। इक्विटी वैल्यूएशन में देखें एसेट्स और लाइबिलिटीज, क्लास में मैंने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, एसेट्स और इक्विटीज को डिस्कस किया था। कोई बताएगा कि एसेट्स और इक्विटी को ड्यूरिंग डिस्कशन मैंने क्या नाम दिया था? डू यू रिमेंबर? एसेट्स को मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ, रिसोर्सेज कहा था। एसेट्स को क्या कहा था? रिसोर्सेज। और जो उसके सामने लाइबिलिटीज थी या इक्विटी थी, क्योंकि ये जो हमने बुक से मैंने लिया है तो उसमें लाइबिलिटी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली होता है सोर्सेज जहाँ से ये एसेट आए। रिसोर्स का मतलब है जो कि हमने बिजनेस में इस्तेमाल करने हैं, और ये आए कहाँ से? ये सोर्सेज से आए। तो सोर्सेज दूसरी साइड पर है, और जहाँ से आए, तो सोर्सेज दो तरह की हैं, एक डेट है और दूसरा इक्विटी है। ठीक, ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। इंटरनल लाइबिलिटीज का क्या मतलब है कि जो बिजनेस के ऑनर्स की लाइबिलिटी है अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, वो बिजनेस ने उनको जनरेट करके देना है। और डेट का क्या मतलब है कि डेट है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है, जो कि आपने किसी बाय फर्म से, किसी बिजनेस से, बैंक से आपने लोन लिया तो वो डेट है। तो यहां पर उसने कहा कि जो इक्विटी फर्म होती है वो डिस्काउंट रेट को रिफ्लेक्ट करती है, डिस्काउंट रेट्स, ठीक, जब वो कैपिटल राइजिंग करती है, फाइनेंसिंग करती है, तो डिस्काउंट रेट्स को देखती है। इसके बरअक्स जो है वो जो फर्म वैल्यू है, जो फर्म वैल्यूएशन की जाती है, तो वो डिस्काउंट रेट जो उनका होता है वो कॉस्ट ऑफ डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग है, दोनों में ये फर्क है। तो ये मैं आज आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। अब ये दोनों देखें, इनकी जो वैल्यू ऑफ इक्विटी ऊपर ग्रीन कलर में शो की गई है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक, और दूसरी तरफ जो है ये दिस वन वैल्यू ऑफ इक्विटी यहां पर बताया गया है, और दूसरी तरफ शो किया गया है वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी है जिसमें समीशन का मतलब ऐड करना, कैश फ्लो टू इक्विटी 1 से लेकर n, हो सकता है 1 से लेकर 5 तक हो। तो ऊपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6 लेट से 10 तक है, तो ये इन सब को समीशन यूज कर दिए गए, मैथमेटिकल फॉर्म है, फार्मूला है, एक्सप्रेशन है, जिसके जरिए हम ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ वैल्यू सम हो रही हैं। तो ये डिफरेंट CF जो थे, कैश इनफ्लोज थे ऑफ इक्विटी, वो हमारे पास यहाँ पर सम हो रही हैं, और इनके नीचे 1 प्लस KE जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। KE का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इनके नीचे डिवाइड होगी। तो आप अब ऊपर देखें फार्मूले में यहाँ पर, तो यहाँ पर CF1 CF2 CF3, तो सारे CF की जगह एक ही मैंने समीशन डाली और CF लिख लिया, और नीचे 1 प्लस R रेस्ट पावर 1 प्लस R सेकेंड ईयर के लिए रेस्ट पावर 2, 1 प्लस R रेस्ट पावर n, अगर नंबर ऑफ ईयर्स 3 है तो 3 हो जाएगा, अगर 10 है तो 10 हो जाएगा। तो ये जो नीचे 1 प्लस R है, ये आप देखें ये उसी तरह यहाँ पर R की जगह पे R रेट है बेसिकली, तो रेट की जगह पर उन्होंने KE कहा गया है, KE यानी इसकी जगह पर इंटरचेंजेबली KE लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली R ही है, तो इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। तो इस फॉर्मूला चाह रहा था कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वो वैल्यू ऑफ इक्विटी का जो फार्मूला है ये कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये वही है जो फार्मूला ऊपर मैंने डिस्कस किया, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। यहां तक आपको समझ आ गई? अब CF जो है, CF
ये सी एफ कैश फ्लो जो है ऑफ इक्विटी है, तो इस इक्विटी की जगह पे मैं फर्म लगा दी, नीचे इक्विटी की जगह पर फर्म आ गई, कैश फ्लो ऑफ फर्म, मतलब वही सी एफ ही है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। सी एफ अपनी जगह पर ही है, इक्विटी की जगह पे फर्म लग गई, यानी जो मेरे पास वैल्यूज होंगी वो फर्म्स की आ जाएंगी। और 1 प्लस के ई की जगह, तो के ई की जगह वैक आ गया। वैक जो है उसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेट्स का आपने सुना होगा ना, वेट्स एवरेज होता है ना, एवरेज में और वेट्स में फर्क कोई बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज? सर एवरेज के अंदर आपके पूरे नंबर्स में से जो भी एक दरमियान का होता है वो होता है। वेटेड एवरेज में आप सारे नंबर्स को डिफरेंट रैंक्स देते हैं, हर एक का वेट डिफरेंट होता है और इस हिसाब से वो एवरेज बताते हैं। शाबाश, वेल डन। तो वेटेड, बहुत सही कहा। वेटेड एवरेज का मतलब है कि हर, जिसका फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लॉन्ग लिव, यानी एज जो है वो डिपेंड करती है आपकी, कि किसी बंदे की ज़्यादा एज है तो ये डिपेंड करती है उसके वेट पर, कि उसका वेट क्या है और उसकी हाइट पर। तो हमारे पास दो चीज़ें हमने उसकी रख ली, वेट एंड हाइट। तो इन दोनों पे अगर वेट ज़्यादा होगा और हाइट कम होगी तो वो ज़्यादा लेट से उसके एनर्जेटिक होगा और कम। तो हम यहाँ पर वेटेड एवरेज मीन्स कि हमने, जिसका सब्जेक्ट्स में होता है, सब्जेक्ट्स में भी हम जब उसका CGPA कैलकुलेट करते हैं तो तमाम सब कोर्सेज के वेट्स देते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है, ये भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आसान है ये भी। और इसमें ये, इसका मतलब ये है कि ये वही है जो यहाँ पर KE है, इसमें कोई ज़्यादा, इतना ज़्यादा नया फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और उसकी जगह जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज की गई हैं। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी। अब ये एक एग्जांपल है हमारे सामने कि ये एक इलिस्ट्रेशन है जिसमें आप देखें CF इक्विटी, ये जो ऊपर मैंने कहा था आपके साथ डिस्कस किया था CF इक्विटी, तो देखें CF इक्विटी भी दी हुई है और CF यानी कैश फ्लो ऑफ फर्म भी दिया है। तो दो जगह पर आपको वैल्यूज गिवन है, CF इक्विटी और CF फर्म। तो अब यहां पर कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म। ये दो अलग अलग तरीके हैं जो कि आपने इसमें हमने कैलकुलेट करने हैं। अब इसमें आप देखें, assume that you are analyzing a company with the following cash flows for the next 5 years। 5 साल के लिए आपको गिवन है कैश फ्लोज। तो ये जो CF था, पहले साल एट द एंड ऑफ द ईयर $50, फिर $60, फिर $68, फिर $76.2 और फिर $83, 83.49, और फाइनली जब टर्मिनल होगा, ये ख़त्म होगा, फिनिश होगा, तो ये $1,603 में ये इक्विटी कैश फ्लो गिवन है कि ये आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज हैं। इसके ऊपर इंटरेस्ट ये लगेंगे, इसको थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ। फिर यहाँ पर आ जाए कैश फ्लोज टू फर्म, जिस तरह इक्विटी का गिवन है इसी तरह फर्म का भी गिवन है, 90, 100, 108, 116, 123 एंड 2360.008। ये वैल्यूज आपको एग्जाम में भी गिवन होगी, ये वैल्यूज आपको गिवन होगी। इसके लिए आपने थोड़ा, मतलब इसके लिए आपने परेशान नहीं होना और आपको ये वैल्यूज गिवन होगी। यानी इस फार्मूले में जो मैंने ऊपर डिस्कस किए थे, ये दो फार्मूले, इसमें CF2 इक्विटी और CF2 फर्म, विच इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की शॉर्ट फॉर्म है, CF1, CF2, ये CF है, ठीक है ना। CF1 की जगह पर 50, CF2 की जगह पर 60, CFN की जगह पर जो वैल्यूज लास्ट होगी वो होगी। तो ये तीनों आपके सामने गिवन होंगे, ये आपके सामने वैल्यूज गिवन होंगी। और नीचे 1 प्लस आर किसा कैलकुलेट होना है, या 1 प्लस आर हमें गिवन है तो वो क्या होगा, वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये हमारे सामने ये वैल्यूज हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा देखना है, ये एक्सेल पे मैंने कैलकुलेट किया, मैं दोबारा आपके सामने ये कैलकुलेट करता हूँ और आपको अच्छा, ये अब यही जो सारी कैलकुलेशन है ना, ये अब मैं आपको यहाँ पर दोबारा करके बताऊंगा कि ये किया है।
हुआ ये है कि हमारे पास ये ईयर्स गिवन थे, ये ईयर्स हमें गिवन थे, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें गिवन थी, ठीक। 50, 60, 68, 76.2, 83.4 ये हमें गिवन है, ये डेटा हमें गिवन है। तो मैं इसके सामने नीचे लिख रहा हूँ गिवन, ये डेटा हमें गिवन है, ये हमने कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैं आपको इसका बताऊंगा तरीका कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। ये और ये दोनों हमने कैलकुलेट करने हैं, और जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी तो ये CF और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये वैल्यूज ऑफ इक्विटी दोबारा आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये कैलकुलेशन की कैसे गई है। ये मेरे पास गिवन है, मुझे इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, बेसिकली ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होता क्या है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वो फैक्टर है जो कि आपकी फ्यूचर वैल्यू को करंट वैल्यू पे कन्वर्ट करके देता है, डिस्काउंट करके देता है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1+r को, ये यहाँ पर ये इसमें आपने देखा जो मैंने ऊपर फार्मूले में आपके साथ शेयर किया कि डिवाइड बाय 1+r है, और यहाँ पर इक्विटी के लिए मैंने KE कहा और फर्म की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वैक कहा। ये जो 1+r है ये कैलकुलेट किस होता है, तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि इक्वल का साइन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपने फार्मूले लिखना है 1 डिवाइड बाय 1+r हमें गिवन है। r क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें r गिवन है और वो r ये है 13.625। एज्यूम आल्सो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाता है। यहाँ पर ऊपर मैंने कहा भी था KE इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रेड कलर में शो किया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये गिवन है हमें। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 13.625, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 13.625, इस जगह पर मैं लिख लेता हूं 13.625, और इसमें परसेंटेज में गिवन है। आप या तो कैलकुलेट करते वक्त इसको परसेंटेज का साइन लगा दें तो आप उस समय भी कर सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और रेस्ट टू पावर, क्योंकि आपने कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में पावर भी कैलकुलेट करनी है, तो 1 ये साल के साथ चेंज होगा, ठीक। तो हमारे पास इक्वल का साइन लगा के 1 डिवाइड बाय 1+13.625 लिखना है और परसेंट पे कैलकुलेट करना है और रेस्ट टू पावर इसमें लेना है 1। तो जब मैं इंटर करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, इंटर की मैंने और मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी 8801.8801, ये फर्स्ट ईयर के लिए। मैं इसको ड्रैग कर देता हूं, आपने ये हर साल के लिए कैलकुलेट करना है, यानी सेकंड ईयर के लिए आपने रेस्ट टू पावर 2 करना है, थर्ड के लिए आपने रेस्ट टू पावर 3 करना है, फोर्थ के लिए आपने रेस्ट टू पावर 4 करना है, और 5 के लिए आपने रेस्ट टू पावर 5 करना है, ठीक है। और ये लास्ट टर्मिनल वैल्यू भी ये 5 ही है, तो इसको भी रेस्ट टू पावर 5 करना है, ठीक है। फिफ्थ ईयर की 2 वैल्यू थी, तो ये आपने कैलकुलेट किया, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहलाता है, ये आपने अलग कैलकुलेट कर लिया। तो अब होगा ये कि हमने हर साल की वैल्यू को डिस्काउंट करना है, यानी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हमारे पास जो वैल्यू आनी थी 50, उसको वो डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या बनेगी, तो मैं 50 मल्टीप्लाई बाय ये जो डिस्काउंट फैक्टर है इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये 44.004 बनती है डॉलर में। कितनी बनती है, यानी जो $50 मुझे मिलने हैं एक साल बाद, ये वो चीज है जो आपने समझनी है कि एक साल बाद जो मुझे $50 मिलने हैं उसकी आज वर्थ जो है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो $44 है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह मैं ये सारों के लिए कैलकुलेट कर देता हूं, ये सारों के लिए मैंने ड्रैग किया, आपने कैलकुलेट करना है। अब ये देखें दोनों के साथ कैलकुलेटेड हो गया, तो ये आपने सारों के लिए कैलकुलेट कर देना है। तो ये 44, 46 ये सारे सालों के लिए कैलकुलेट होगी। और इस फॉर्मूले के एंड मुताबिक, ये जो हमारा फॉर्मूला है समीशन वाला, इसमें हमने क्या कहा कि कैश फ्लो टू इक्विटी, कि कैश फ्लो जो इक्विटी की है वो सम हो रही है, सारे सालों की सम हो रही है। मिसाल के तौर पर ये जो ऊपर हमारे पास 1, 2, 3 हैं, ये सारे ऐड हो रहे हैं,
तो ये जब ऐड हो रहे हैं तो हम इनको सबमिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सिंपल सम का फार्मूला मैं यूज कर रहा हूं, तो ये 1073 बनता है, ये 1073 बनता है। तो आपने ये काम अभी मैन्युअली करना है, ठीक है, ये काम आपने मैन्युअली ही करना है। तो सारे स्टूडेंट्स ये काम मैन्युअली करें। क्या करना है आपने, कि आपने सबसे पहले ये 50 लिखने, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, ये एज इट इज लिखना है। और ये जो वैल्यू गिवन है, ये आपके पास, ये जो वैल्यू गिवन है, ये आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की वैल्यूज है। ये मैं यहां पर इसको दोबारा आपके सामने थोड़ा सा शो कर देता हूं कि ये कैलकुलेशन हुई कैसे है। और इसका तरीका ये है कि इसके आगे मैं यहां पर इक्वल के से पहले यहां पर लगा लेता हूं एपॉस्ट्रोफी। इधर लगा देता कि ये जो कैलकुलेशन हमने की है किस तरह की है। तो इस कैलकुलेशन का तरीका ये था। तो इसी तरह सेकंड ईयर के लिए, इसी तरह थर्ड ईयर के लिए, कि कैलकुलेट कैसे हुई है ये। तो ये कैलकुलेशन बेसिकली 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 13.62। तो आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 13.62 आपको गिवन है, 13.62 आपको अमाउंट गिवन है। सर जो years है वो 1 2 3 4 5 5 है, ये 6 है। ये 5 है। ये 5 क्यों है? शाबाश, गुड क्वेश्चन। ये 5 इस वजह से है कि ये जो टर्मिनल वैल्यू है ये सेम ईयर की है। ये क्वेश्चन में भी गिवन है। क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर ये जो टर्मिनल वैल्यू है ये एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट, ये आपको मिल रही है 5th ईयर में, तो वो 1603 है। तो टर्मिनल वैल्यू भी उसी साल में काउंट होगी। अगर ये अलग साल दिया जाता टर्मिनल वैल्यू की जगह पर, तो फिर आप इसको अलग कैलकुलेट करते। यहां पर इस केस में टर्मिनल वैल्यू गिवन है। सम टाइम कहा जाता है क्वेश्चंस में कि जी टर्मिनल वैल्यू का जिक्र 0 वैल्यू टर्मिनल है और 6 ईयर भी गिवन हो, लेकिन आपको इस केस में यहां पर टर्मिनल वैल्यू गिवन है। तो आपने क्या काम करना है, दोबारा देख लें कि आपको ये गिवन है वैल्यू, ये आपने कैलकुलेट करना है। किस तरह कैलकुलेट करना है, ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है। 1 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं। हाँ, 1 इज इक्वल टू, आपने रजिस्टर पे लिखे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 13.62%, यानी उसका परसेंटेज आपने कैलकुलेट करना है। तो वो जब 1 के साथ करेंगे तो 1 प्लस ये इस तरह होगा 1.13625, 1.13625। जब आप इसको कैलकुलेट करें, मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके देता हूं। 1 प्लस 1, ये जो 13% है, तो 13 डिवाइड बाई 100 करें तो 0.13625 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 1.13625 है। तो 1.13625 रेस्ट टू पावर 1 2 3 ये नीचे करते रहें तो आपको उसकी रेस्ट टू पावर से कैलकुलेट करनी है। यानी इसके ऊपर आपने इस तरह रेस्ट टू पावर 1 कैलकुलेट करना है। ये जो आपने करना है ना, ये आपने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से करना है कैलकुलेट, ठीक है ना। ये आपने कैलकुलेटर से करना है और आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर इसके लिए लाजमी होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। विदाउट दैट आप एग्जाम में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये आपको फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, जब मैं इसके रेस्ट टू पावर ज़्यादा करता रहूँगा तो इसकी वैल्यूज़ में देखें, फर्स्ट ईयर के लिए ये डिस्काउंट फैक्टर है, सेकंड के लिए ये है, थर्ड के लिए है, इसी तरह 4 और 5th के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4 और 5th के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड के लिए है, ये 4th हो जाएगा, इसके ऊपर मैं 4 लिख देता हूँ, और ये वाला होगा 5th। तो ये आपने 5 ईयर्स के लिए सर कैलकुलेट करना है। ये डिस्काउंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर, और उसको आपने डिस्काउंट फैक्टर को 1 पे डिवाइड करना है। जब ये 1 पे डिवाइड होगा, जो वैल्यू भी आपके पास आ रही है, जो वैल्यू ये आ रही है, ये जो ग्रीन कलर में, ये वैल्यू आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। जो ग्रीन कलर वाली वैल्यू है, इसको आपने ऑरेंज कलर वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यू विल गेट 44 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यू विल रिसीव 44। उसकी वर्थ ये होगी,
उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो एक साल बाद है उसकी वर्थ आज 44 बनती है, 60 वाले की 46 बनती है, 68 वाले की एट द एंड ऑफ द जो थर्ड ईयर आपको मिल रहा है $68, उसकी वर्थ आज बन रही है 46, और यही तरीकेकार आगे चलता रहेगा। अगर किसी को ये समझ आ गया तो अगला स्टेप भी इसी तरह ही है, और अगला स्टेप क्या है वो फिर मैं आपको अभी इसमें करवा देता हूं। मजीद इस क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, आगे इसमें इसने कहा है कि यहां तक बात खत्म नहीं हुई, आगे कहते हैं फर्म कैन बारो लॉन्ग टर्म डेट ले रहा है 10%, और 5 ईयर के हिसाब से इसके ऊपर टैक्स रेट लगेगा 50 फर्म के ऊपर। द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वो इनके जो है वो 1073 है, जबकि वो हमने कैलकुलेट कर ली, वो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। और जबकि वैल्यू ऑफ डेट, और इससे कंफर्म भी हो गया कि जो हमने कैलकुलेट की, देखें यहां पर जो हमने ऊपर कैलकुलेट की वो 1073 है, ये हिंस प्रूव, ये प्रूव हो गया कि जी ये तो वैल्यू उसके बराबर है जो करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। और वैल्यू ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग जो है हमारे पास 800 है। तो इसका एक फार्मूला है वैक का। अब इसकी जगह पर हमारे पास जो दूसरा स्टेप है जो हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ फर्म के लिए, वो हमारे पास वैक है, और वैक का ये फार्मूला है। तो मैं ये तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस फार्मूले को अपने पास लिख लें, ठीक है, इस फार्मूले को अपने पास नोट कर लें, ये जो ग्रीन कलर में, और बहुत ही आसान है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 13.625, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है 13.625 गिवन है ये। फिर इसके बाद हमारे पास इक्विटी डिवाइड बाय डेट प्लस इक्विटी, इक्विटी भी गिवन है 103, इक्विटी क्या है 1073, और डेट 800 है। इक्विटी भी गिवन है और डेट भी गिवन है, डेट भी गिवन, इक्विटी भी गिवन, दोनों को ऐड करें 1873 बनता है। तो 1873 1073 पर डिवाइड हो रहा है 1873, और दूसरी जगह पर यह डिवाइड हो रहा है कॉस्ट ऑफ डेट के लिए, दोनों जगह पर यह डिवाइड होगा। तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमने वैक कहलाएगी। जो वैक वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो इस फार्मूले की मदद से करेंगे, और फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फार्मूला इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला है हमारे पास है कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय, फिर हम कहेंगे इक्विटी स्टैंड फॉर ई, डिवाइड बाय इक्विटी प्लस डेट, ठीक, ये हमने फाइंड आउट किया, ये फर्स्ट हमारे पास था, और प्लस कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आपको याद हो मैंने के ई के लफ्ज से जाहिर किया था, के ई मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइड बाय ई प्लस डी। ई जो है इक्विटी है, डी जो है डेट है, ई जो है इंटरनल इक्विटी, डी जो है एक्सटर्नल इक्विटी यानी लाइबिलिटी डेट। इसी तरह हमारे पास फिर हमने कहा कि प्लस का साइन लगा दिया, और ये शॉर्ट फॉर्म जो ऊपर गिवन है उसकी मैं बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ डेट, के डी, कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट भी हमें मालूम है, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे पास है डेट डी डिवाइड बाय ई प्लस डी। ई प्लस डी देखें दोनों में कॉमन है, यहां पर भी ई प्लस डी है और ये ई प्लस डी है। ये मैंने ई प्लस डी यहां पर कैलकुलेट किया है 1873। तो यहां पर ई डिवाइड बाय 1873 मतलब 1073 गिवन है, डिवाइड बाय 1873, और दूसरा क्या है डी डिवाइड बाय 1873, डी भी गिवन है 800 डिवाइड बाय 1873। क्वेश्चन में देखें दोनों गिवन है, डी भी गिवन है, ये वैल्यू ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग ये भी गिवन है, और ई भी गिवन है 1073। तो दोनों की वैल्यू को ऐड करना है, और पहले ई पे डिवाइड करना है 1873, और फिर दूसरे को डेट 800 को डिवाइड करना है। तो हम जब ये दोनों को डिवाइड करते हैं, जब हम ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास जो वैक आता है, ये वैक हमारे पास जो आएगा इसको हम वैक कहेंगे, इस जो फार्मूले को हम पुट करते हैं। तो इस वैक को हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला
इस फार्मूले की मदद से हमने इस वैक को कैलकुलेट किया, और ये जो वैक है ये हमारे पास कहलाता है, इस वैक को हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड प्रोबेबली दिस टॉपिक इज डिस्कस इन वेरियस कोर्सेज। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी है पहले, जिसमें स्टूडेंट बता रहे थे, तो उसमें भी वैक की डिस्कशन है। तो ये हमने वैक इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट किया। तो अब सिंपली देखें कि जो हमने डिस्कशन की थी ड्यूरिंग इस स्लाइड में, जब हमने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ फर्म को कैलकुलेट करें, तो हमने वैक यूज किया। इसमें इस केस में हमें के ई डायरेक्ट गिवन था, लेकिन यहां पर हमने वैक को पहले कैलकुलेट किया। वैक कैलकुलेट करने के बाद इस फार्मूले में पुट अप किया, जो कि हमारे पास 9% अप्रॉक्सीमेट फिगर बन रहा है। तो ये हमने कैलकुलेट किया 9.9%। बाकी फार्मूला वही है, वही तरीकेकार है जो हमने वहां पर लिया था, वही यहां पर होगा। क्या था, हम यहां पर मैं इसी तरह 5 इयर्स का, 5 सालों का जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो ले लेता हूं। ये देखिए, मैं अब आपके सामने दोबारा कैलकुलेट करूंगा, और यहां पर इक्वल टू 1 प्लस 13.62 है, तो 13.62 की जगह पर 9.94% यूज होगा। तो यानी 0.0994 ये इस 13.62 की जगह पर आपने लिख लेना है। तो मैं यहां पर ये 13.62 वाला ये कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर देता हूं, और इसकी जगह पर मैं 9.94% लिख देता हूं। ये 9.94% को आपने कैलकुलेट करना है, और आपने यहां पर इस जगह पर आपने उसको, ये सारी जगह पर मैंने 9.94, तो आपने इसको मैन्युअली करना है। सही है, तमाम स्टूडेंट्स इसको मैन्युअली करें अपने रजिस्टर में, और जहां पर मैंने 13 लिखा था, अब 13 की जगह पर 9.94, यानी 9.94 को डिवाइड करें। अगर मैं इसको 9.94 मेरे पास गिवन है और डिवाइड बाई 100 करूं, तो ये मेरे पास आता है ना 0.09। तो आप दूसरे अल्फाज में 0.099 को यहां पर लिख लें, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए कि ये बेसिकली आपको बता सकूं कि ये 9.94 क्या था, ये परसेंटेज थी जो आपने कैलकुलेट की, 94% आपने कैलकुलेट की। तो बिल्कुल आसान कि वो जो वैल्यू थी उसी वैल्यू को मैंने उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, वैक डाल दिया। 13.62 की जगह पर वैक की वैल्यू डाली। जब ये जो डाल दी, तो अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा आपके सामने, ठीक। यहां से मैं इसकी हटा देता हूं ये अपोस्ट्रोफी, तो इसने कैलकुलेट कर दिया। ये फार्मूला मैंने किया हुआ, आपने कैलकुलेटर से करना है। यानी आप जब कैलकुलेटर से करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही, दिस मीन्स दैट यू हैव डन मिस्टेक इन योर कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेटर से कोई मिस्टेक की है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको वैल्यूज देगा। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये डिस्काउंट फैक्टर आपको कैलकुलेट करके दे रहे हैं। ये जब आ जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे, कौन बताएगा? शाबाश, जब ये वैल्यू आ जाएगी, कोई है आप में से? इसको CF से शाबाश, वेल डन। इसको हमने CF से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली इसको हमने CF से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको CF से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सिंपली 90 मल्टीप्लाई बाय ये जो हमने फाउंड आउट किया, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। फिर इसी तरह मैं ड्रैग कर देता हूँ, सारों को मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल गेट, हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। और मैं इसको राउंडिंग ऑफ डेटा में जब आप भी करें तो लास्ट 4 डिजिट्स रखें, ठीक है, 4 से ज़्यादा ना रखें। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर ये जब कैलकुलेट हो जाता है, अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। बात कहाँ पर ख़त्म होगी? जब हम इसको सबमिशन करेंगे, हम इसको सम करेंगे। जब हम सम करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये बस हमारी वैल्यू, हमारा आंसर है। आपने यहां तक कैलकुलेशन करनी है, आपने यहां तक कैलकुलेशन करनी है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन हो, वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ इक्विटी को फाइंड करने का हमने तरीका यहां पर देखा, और सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप थोड़ा सा इसको फॉलो अप करें तो ये आसान है। इसमें हमें ये वैल्यूज गिवन थी,
ये दोनों वैल्यूज गिवन थी, फर्म की भी वैल्यू गिवन है, ये अलग है, इक्विटी की वैल्यू अलग है। हमने ये कैलकुलेट किया, किस तरह कैलकुलेट किया, ये फार्मूला मैंने आपके सामने रख लिया कि 1 को डिवाइड करना है और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस गिवन वैल्यू 13.625 ये गिवन है, इस वैल्यू के साथ 1 को ऐड करना है, ब्रैकेट 1 रेस्ट पावर 1। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपने, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दोबारा, क्योंकि आपने मैनुअली करना है तो ये आप देख लें, मैं इसको कर रहा हूं जो मैंने वहां पर किया था, 1 प्लस 13 डिवाइड बाय, थोड़ा सा मैं आपको ये दोबारा बता देता हूं, 13.625, तो 13.625 डिवाइड बाय 100, तो ये कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगी 0 पॉइंट। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले 1 को मैं डिवाइड नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले कैलकुलेटर से क्या कैलकुलेट करूंगा कि 0.13625 को ऐड करूंगा 1 के साथ, तो 1 प्लस 0.13625 के साथ ऐड कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, ये जब वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसको, अब मैं 1 ईयर के लिए करूं या 5 ईयर के लिए, वैल्यू यही है। अब पहले साल के लिए क्या होगा, ये 5 साल के लिए, तो ये देखिए 5 साल में यही वैल्यू रहेगी। लेकिन मैं अगर फर्स्ट ईयर में रेस्ट पावर 1 करूंगा तो वैल्यू यही रहेगी रेस्ट पावर 1 में। जब मैं 2 कर दूंगा तो रेस्ट पावर चेंज हो जाएगी, 2 करूंगा तो ये वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह 3 करें तो चेंज हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है रेस्ट पावर की, ये सारे के ऊपर एज अ होल है, ये सब के ऊपर आएगी। ठीक, इसी तरह ये इन दोनों के ऊपर आएगी, 1 प्लस 1 और इसको रेस्ट पावर ये आ गया 3। तो ये आपने कैलकुलेट, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना है। 3 4 5 जो वैल्यू आई उसको डिवाइड बाय 1 कर लेना है। अब ये वैल्यू आई है, इसको मैं डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की, तो आई विल गेट, तो देखें ये वही वैल्यू आई ना, 88009, ये वही वैल्यू आई जो यहां पर वैल्यू मैंने कैलकुलेट की। ये चीज बस आपने फाइंड आउट करनी है। जब ये फाइंड हो जाएगा, जब आपके पास ये वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी ये ग्रीन कलर में, फिर आपने आसान काम करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहला स्टेप क्या करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, उसको 1 के साथ ऐड करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। नंबर 3, इसको मल्टीप्लाई बाय रेस्ट पावर लें, इसकी 1 2 3 4 5। नंबर 4, उसको डिवाइड बाय 1 करें। नंबर 5, उसको मल्टीप्लाई करें विद इक्विटी वैल्यूज के साथ, सो यू विल गेट। एंड नंबर 6, ऐड ऑल। तो 6 स्टेप प्रोसीजर है जो कि आपने इक्विटी के लिए किया। यही प्रोसीजर आपने फर्म की वैल्यू के लिए भी किया, यही प्रोसीजर आपने फॉलो अप किया। तो हमने जो फार्मूले पढ़े थे ये आसान है और ये हमने यहां पर किए और फाइंड आउट भी कर लिए। ठीक है, तो ये देखिए ये बुक से लिए थे और इसमें दोनों से यही वैल्यू आई, 1873 और 1073। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास यही वैल्यूज आई हैं जो हमने कैलकुलेट की। 1873 ये पॉइंट, ये राउंडिंग ऑफ डेटा की वजह से हुआ, 1073 यही वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड आई। तो एक आसान क्वेश्चन है और बोनस क्वेश्चन अगर आपके लिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज है और तमाम स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज जो मैंने कराई है इसी को फॉलो करके मुझे अभी सबमिट करना है। ठीक है, मैं अभी ब्रेक दे रहा हूं और ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपने मुझे व्हाट्सएप भेजना है, ठीक है ना सब स्टूडेंट्स ने, अंडरस्टैंड? आपको मेरी आवाज आ रही है?
अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। तो मैं दोबारा, ये मैंने सेकंड टाइम भी किया, मैं थर्ड टाइम बता देता हूँ कि ये कितने स्टेप्स का प्रोसेस है। 6 स्टेप्स का प्रोसेस है। कितने स्टेप्स का? 6 स्टेप्स का। इस 6 स्टेप प्रोसेस में आपने कैलकुलेट इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने जो वैल्यू गिवन है, ये जो रेट गिवन होगा, ये रेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जिस तरह यहां पर इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी रेट गिवन है, पहले वो 13.625 था, अब वो 12 है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12 गिवन है। ठीक, तो ये आपको रेट गिवन होगा। स्टूडेंट्स कम है सारे। सर बोला है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपको ये रेट्स गिवन होंगे। अब इसकी जगह पर आपने 12 लिख लेना है। तो 12 को परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 12 गिवन हो, 12 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो 0.12 आएगा। तो 0.12 इन फर्स्ट स्टेप 0.12 मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फिर सेकंड स्टेप, इसको 1 के साथ ऐड कर देना। ठीक, और उसका रेस्ट पावर 1 2 3 4 जितने ईयर्स गिवन है। इस गिवन क्वेश्चन में ईयर्स जो गिवन है वो 5 है। तो इसको मैं 5 की तरह, जिस अभी प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन किया था, उसको 5 टाइम्स इसकी कैलकुलेट करूंगा। अच्छा अरीज, आप जो है ये इनरोल करें, एडमिट करें, ठीक है? मैंने आपको राइट्स दिए हैं। ओके सर। तो रेस्ट पावर जो है वो उसमें आपने कैलकुलेट करना है और लिख लेना है। तो तो जब आप कैलकुलेट करेंगे रेस्ट टू पावर, स्टेप नंबर 2, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 1 के साथ ऐड करके रेस्ट टू पावर कैलकुलेट किया, और नेक्स्ट स्टेप में 3 में डिवाइड किया 1 से। तो जो वैल्यू आई थी वो ये थी। इसी तरह उस केस में भी वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। यानी आपने ये स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 4 में आपने इन दोनों को कैश फ्लोज जो गिवन है, अब इस क्वेश्चन में जो नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कैश फ्लोज 250, 262.52, 275.63, 289.41, 303.88 एंड 3946.50 ये वैल्यू गिवन है। यानी इन वैल्यूज को आपने रिप्लेस करना है विद 50, 60, 68, इनकी जगह पर ये 5 इयर्स की ये वैल्यू लेनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, यू विल कैलकुलेट हर साल की आपने डिस्काउंटेड कैश फ्लोज फाइंड आउट करनी, प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, और इन प्रेजेंट वैल्यू को, डिस्काउंटेड वैल्यूज को आपने फाइनली ऐड कर लेना है। तो बस ये आपके पास स्टेप नंबर 1, जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो 6 स्टेप में है, वो आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। और वो क्या है? वैल्यू ऑफ द इक्विटी इन दिस फर्म, वो आपने कैलकुलेट करनी। सिमिलर प्रोसीजर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो भी इसी तरह है। जो वैल्यू ऑफ फर्म आपने कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू ऑफ फर्म का भी हमने यही तरीकेकार अपनाया था। और उसमें हमने क्या कहा, यहां पर वैल्यू ऑफ फर्म लिख ली और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, तो यहां पर 1 प्लस। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह का मिल जाए, देखिए ये सिंपल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्ट गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैक, आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। जब आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो, सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट वैक, ठीक है ना? यहां पर आपको डायरेक्ट गिवन है 9.94, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया था, ये 9.94 कैलकुलेट किया था। इस क्वेश्चन में 9.94 डायरेक्ट गिवन, ये वैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था, ये कैलकुलेट करने की, वैक का फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अगर क्वेश्चन में, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको क्वेश्चन में इसी तरह की वैल्यूज दी जाएं, ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना करनी पड़े, आपको ये कैलकुलेट ना करना पड़े। लेकिन ये आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है ना, कि वैक कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपने वैक वैल्यू डायरेक्ट गिवन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड गेट द रिजल्ट। तो अभी ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं कुछ और भी आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो आपने वो कैलकुलेट करना है। तो अभी आपने इस तरह करना है कि आपने ये कैलकुलेट करना है और फिर मेरे साथ शेयर करना है, ठीक। तो नमाज का मैं ब्रेक देता हूं, तो 1 बजे यहां पर होती है। आपके एरिया में कितने बजे नमाज होती है?
पे होती है 140 पे सर। अच्छा, एनी हाउ चलें, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा। तो आपने जिसने भी नमाज पढ़कर सबसे पहले ये पीस ऑफ पेपर पे कैलकुलेट करना है और मेरे साथ शेयर करना है, और जिसने शेयर किया तो वो उसकी क्विज कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये आप सब ने मेरे साथ वो शेयर करना है। आपको जो मैंने तरीकेकार बताया है वो तरीकेकार आपने फॉलो करना है और उसकी मदद से आपने ये कैलकुलेट करना है जो मैंने एक्सेल शीट पे अभी कैलकुलेट किया है। ये एक्सेल शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप आसानी से कैलकुलेट, आप वैल्यूज रिप्लेस कर दें, खैर इट डजेंट मैटर। आप 60 और 50 की जगह पे 250 लिख लें और इंटरेस्ट फैक्टर की जगह पर 13.625 की जगह पे 12% लिख लें, तो आपको यू विल इजीली कैलकुलेट। लेकिन दोबारा बताऊं कि वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए जो आपको 9.94 वैल्यू गिवन है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इस सूरत में जो हमने वैक में कैलकुलेट किया। ये चीज़ मैंने आपको अभी पहले भी बताई और दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने बस थोड़ी सी एफर्ट करनी है और थोड़ा उसको मैनुअली कैलकुलेट करें ताकि आपकी आज ही एग्जाम के लिए तैयारी हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, ये मैं अभी से आपको कह रहा हूँ, इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। अच्छी तरह उसको तैयार करें, थोड़ा सा उसमें अप एंड डाउन हो सकते हैं वैल्यूज में और उसमें, लेकिन मेथोडोलॉजी में डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस शीट। तो आपने इस पे काम करें, उसको मैनुअली कैलकुलेट करें, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो वी विल सी यू आफ्टर द ब्रेक, वी विल मीट अगेन, दोबारा मिलेंगे ब्रेक के बाद, और फिर मैं आपके साथ एक और फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है, आसान क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि आप आसानी से समझ भी सकें और पेपर के लिए भी आप तैयार कर सकें। ठीक है, तो हम ब्रेक के बाद, नमाज के बाद फिर मुलाकात करते हैं। तो हम कितने बजे मिलें फिर, आप बताएं? 2 बजे। चलिए 2 बजे इंशाल्लाह मिलेंगे, 2 बजे तक मिलेंगे। और क्योंकि हमने वो अपना कंप्लीट करना है तो 2 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और कोई डिफ़िकल्टी हो तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ ताकि अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम फेस हो कैलकुलेशन के दौरान तो वो आप दोबारा समझ सकें। ठीक है, सी यू लेटर आफ्टर अ वाइल। ठीक है, आफ्टर नमाज ब्रेक आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फॉर्मूले की मदद से